Okay, so we have completed the fundamental rights. Now we are moving towards the national emergency, then parliamentary and federal government वाला चैप्टर जो है. तो पहले parliamentary and federal कर लेते हैं. ये बहुत ज़्यादा short chapters है. तो anyone just can tell me the idea of the parliamentary government. What is the idea of the parliamentary government, and what are the another names of the same? तो सबसे पहला तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, ये बेसिक फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। फिर दो पार्टीशन हो जाते हैं फर्दर कि पार्लियामेंट्री में either they are directly elected from the पार्लियामेंट और दे नॉमिनेटेड। फिर तीसरा ये है कि आप जो पूछ रहे थे इसके नाम्स, डिफरेंट नेम्स, तो एक ये हो सकता है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक फिर नए इवोल्यूशन हो रहे हैं जैसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर किचन कैबिनेट, या फिर जिनको बोलते हैं हम शॉर्ट शॉर्ट वाली गवर्नमेंट्स। Okay, perfect. So, any example of the parliamentary system in India, like in India and nearby countries, कहाँ पे parliamentary, कहाँ पे presidential? One, two examples only. पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन और जापान में, इंडिया में, और प्रेसिडेंशियल रशिया, यूएसए। Okay, and what is the presidential form of government? तो उसमें ना देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव्स, एंड एग्जीक्यूटिव्स डू नॉट कम्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर, एंड द गवर्नमेंट इज हेडेड बाय मिस्टर प्रेसिडेंट। दैट इज बेसिकली द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड उसमें एक पॉइंट ये हो सकता है कि दी फाइनेंशियल कंट्रोल्स किसके पास रहते हैं, तो वो हर सिस्टम में अलग अलग है। तो यूएस में देखे तो कांग्रेस, दी लेजिस्लेचर हैज द फाइनेंशियल कंट्रोल्स। हाँ, और उसमें जो एग्जीक्यूटिव है ना वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है टू द लेजिस्लेचर। हाँ, ये पॉइंट भी अच्छा है। Correct. And what are the features of the parliamentary form of government? सबसे पहले तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलती है हमें। सबसे पहले हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलती है, मतलब हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर को। और हमारे जो नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव हेड अलग अलग होते हैं कि नॉमिनल जो होता है प्राइम मिनिस्टर और रियल हेड होता है प्रेसिडेंट। और इसमें जो स्टेबल गवर्नमेंट मतलब अनस्टेबल गवर्नमेंट मिलती है हमें काफ़ी। और क्या बोलूं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट जो होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है और डबल मेंबरशिप होता है। जो मिनिस्टर होता है वो एमपी और मिनिस्टर दोनों होता है। और यूजुअली पॉलिटिकल होमोजेनिटी मिलती है, या तो वो सेम पार्टी के होंगे या फिर वो मतलब सेम आइडियोलॉजी पे कोलिशन बनाया होगा उन्होंने। और पीएम की लीडरशिप होगी, और जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो सकती है, और जो मिनिस्टर है वो सीक्रेसी में वर्क करेंगे। Correct. Shadow cabinet, what is it? शेडो कैबिनेट में ये होता है कि जो अपोजिशन, जो मेजॉरिटी जो पार्टी होती है अपोजिशन में, वो भी मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग मिनिस्टर अपने जो पार्टी होती है उसे डिवाइड कर लेती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में। तो डिफरेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उस मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को ले लेते हैं, और फिर वो मतलब अगर गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट में कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। नहीं वो मैम वो किचन कैबिनेट है। शेडो कैबिनेट थोड़ा सा अलग है। शेडो कैबिनेट अपोजिशन पार्टी फॉर्म। हाँ, ठीक है सर, आप बताइए। अच्छा,
ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो उसमें कुछ नहीं, जो अपोजिशन के मेंबर्स है ना, दे ऑल्सो होल्ड सम पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल फॉरेन मिनिस्ट्री का, फॉरेन अफेयर्स का भी एक अपोजिशन में मेंबर होगा। तो दिस इज ब्रिटिश इन्वेंशन। वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग द अपोजिशन ऑल्सो, कि कल को वो पावर में आएंगे तो ही वुड बी वेरी यूज टू दैट ऑल। ठीक है, तो ऐसे हर उसका पोर्टफोलियो डिवाइड कर लेते हैं अपोजिशन वाले खुद। तो इन सबको मिला के बोल देते हैं शेडो कैबिनेट। ओके, हाँ यस, सर, टू आप रूलिंग बता पार्ट दीजिए सर। वो होता है शेडो कैबिनेट। ओके, कि आप उनकी शेडो बन गए हैं अपोजिशन वालों की, एंड देन यू आर जस्ट प्लानिंग अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। ठीक है, सो दिस इज शेडो कैबिनेट। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, ऐसी कौन सी कमेटी थी विच ओपाइंड दैट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है दैट इज गुड फॉर इंडिया एंड वी शुड नॉट अडॉप्ट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? विच कमिटी इट वाज? If anyone requires the option, I can provide that. कमेटी So the options are Narasimha Rao हम्म, Committee, Punchi Committee, means Punchi Commission, then Swan Singh Committee, and the fourth option is Law Commission of second Law Commission. Which of them? स्वरण सिंह कमेटी में। सिंह कमेटी What was the first कांग्रेस option? गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी। Okay, so the correct answer is Swan Singh Committee. ठीक है, एंड ऑल्सो स्वान सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज वाला भी उन्होंने दिया था, एंड ये वाला भी उन्हीं का। ठीक है, जस्ट रिमेंबर. Now, can anyone tell me the basic silver line of the federal form of the government when we call a government as a federal form? जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब डिवीजन ऑफ पावर हो बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। And what about the unitary form of government? उसमें कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता, सब कुछ जो पावर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और उसके पास चॉइस होती है कि अगर वो चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट में अपनी जो मतलब पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन मतलब वो ऑब्लाइज्ड नहीं होता ये करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता ये सब कि उसे अपनी ट्रांसफर ऑफ पावर करना है। हाँ, ठीक है, next question is कॉन्स्टिट्यूशन को भी which इसमें const- करना चाहिए। the next question is rigid constitution, independent judiciary, and the supremacy of the constitution are the features of the unitary government. True, false? फॉल्स। फॉल्स। Okay. And if I say that the judiciary is integrated in nature, then it shows which type of government? यूनिटरी। देन यूनिटरी। पार्लियामेंट्री। हाँ, Unit, मतलब वही फेडरल। unitary. Okay, independent. इंडिपेंडेंट में फेडरल। So at the time of emergency, जो कंट्री होती है वो यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल पावर्स वेंट्स विद द सुप्रीम प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पे सभी पावर्स कंसंट्रेट हो जाती है। If we say that this particular country is federal, so what we want to convey that the states of India have the full rights to succeed from it, right? True or false? No, this is false. False. So we have the quasi federal structure where some powers are tilted towards the center,
and they don't have some such powers to secede out of the union. Okay, so the federal mode of the country is taken from which constitution? फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर तो कनाडा से है ना. Yeah, okay, so the answer is Canada. So Canada से लिया गया है federal system of the government. If we say that parliament enjoys the constituent power, then what I want to convey actually? If I say that parliament enjoys the constituent power, so in that sense, what I want to convey? मतलब they have the power to amend the constitution, thereby they have the constituent powers. Perfect. And if I say that our constitution is a living document, the constitution is a living document, then what I want to convey? That we can make amendment according to the needs of the society, changing needs of the society. Okay, anyone more want to add something in this? हाँ, तो living is for कि they can accommodate certain aspects of the society more and more, and they are not such rigid. Thereby, they are living documents. Or this term can also be complemented by organic documents. Absolutely. Okay, so that document can also be called as the organic document because the changes can be made. Any questions from Parliament and federal system? And then we have to move on the emergency chapter. If anyone have the PYQ, एक स्टेटमेंट बोलता हूँ मैं, तो बताना. The executive enjoys the right to get the legislature dissolved in a parliamentary system. True or false? True. दोबारा बोल देता हूँ मैं. The executive enjoys the right to get the legislature dissolved in a parliamentary system. So in context of India, this is true, but not globally. हाँ सर, इंडिया में कैसे डिसॉल्व हो सकती है लोकसभा? तो इंडिया, हाँ, Council of Minister or Cabinet can recommend the President for dissolution, and President has the power, so he can dissolve the legislature. अच्छा, तो वो जो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस वाला आर्टिकल है कौन सा वैसे? 74. ओके, तो उसमें बाइंडिंग है या सिर्फ एडवाइस है? बाइंडिंग है. On the first instance, they can revert back, but on the second instance, they are binding. हाँ, करेक्ट. अच्छा, मैं दो स्टेटमेंट बोलूंगा तो उसमें बताना इंडियन कंटेक्स्ट में कौन सा एप्लीकेबल है. फर्स्ट स्टेटमेंट है यूनिटरी इन फॉर्म एंड फेडरल इन स्पिरिट, और सेकंड स्टेटमेंट है फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. सेकंड. सो एक्चुअली हम क्वाज़ाई फेडरल बोल सकते हैं हमारे सिस्टम को, तो उसके लिए उस चक्कर में हम स्पिरिचुअली हम तो यूनिटरी है, बट यस लीगली हम फेडरल है. हाँ, करेक्ट सर. फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. अच्छा, ये क्वाजी फेडरल जो वर्ड था, ये किसने दिया था सबसे पहले इंडिया में? करेक्ट. Let us start with the emergency chapter now. So emergency is contained in which schedule and which part and which article? In the part article 352 to 360. हाँ सर, बताइए. 18th part article 352 to 360. Okay, so the national emergency जो है, ठीक है, let us start with that first. So the emergency जो national वाला है उसका revocation है, that is done only by the राज्य सभा.
True, false. 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 Extreme statement. Okay, so what would be the explanation if I ask for? What is the explanation for the same? लोक सभा कर सकता है, सिंपल मेजोरिटी. Correct. Okay, so the Lok Sabha कह सकते हैं उसे. If I say कि proclamation is made by both of the houses, true or false? True. False. तो proclamation has to be passed by the both the houses. दोनों और वो houses स्पेशल मेजोरिटी से होगी पास. Yeah, special majority. So revocation is done by the simple majority, true or false? हाँ, ट्रू. by Lok Sabha. What is article number 358? Article number 358. Suspension of Article 19 during emergency in case of war and external aggression. And what about article number 359? Suspension of enforcement of fundamental rights except Article number 20 and 21. Okay. Now, what is the difference between 358 359? 358 comes into force automatically, whereas in case of 359, the president must pass a order, then only the suspension of enforcement will take place. Okay, there are many differences. Anyone can tell Yeah. more differences? Second difference is that Article 358 is valid only for war and external aggression, whereas Article 359 is valid for all three, like war, external aggression, and internal rebellion. Armed rebellion. Robin Hood, just repeat this point again. Article 358, that is suspension of Article 19, can take place only when national emergency is proclaimed on the basis of war or external aggression, whereas Article 359 can be imposed like whether national emergency is imposed on war, external aggression, or armed rebellion, all three cases. Okay, correct. And if I say Article 358 can be limited towards a certain part and Article 359 is extended to the entire country, the statement is true or false? False. Both can be imposed on a specific part also. Okay, so जो 358 है, that can be extended towards the entire part, whereas 359 can be for the part as well as entire India. Entire India means to the length and breadth, across the length and breadth of the India. And जो पहले वाला है वो सिर्फ entire में ही लग सकता है, parts में नहीं लग सकता. Okay, so the next question is जो 358 है, 358 is limited to only article number 19 and 359 is limited to article number 20 and 22. The statement is true or false? Robin Hood, you will not answer. False. False. जो Okay. 359 है वो 20 और 29 को सस्पेंड नहीं कर सकते. 20 and 29 को सस्पेंड कर सकते हैं. 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकता. 20 and 21 को सस्पेंड नहीं कर सकता. Okay, correct. Now, tell me one more thing. जो आर्टिकल 358 होता है, 358 से जो आर्टिकल नंबर 19 होता है उसका सस्पेंशन फॉर द टाइम बीइंग वो खत्म हो जाता है ना? एंड व्हाट अबाउट 359? उसको ऑटोमेटिकली करना पड़ता है या खुद हो जाता है? करना पड़ता है. प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकालता है उसके बाद. प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होता है. और उनका ना एनफोर्समेंट सिर्फ सस्पेंड होता है, वो एज अ मतलब पूरा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता. इमरजेंसी को जब प्रोक्लेम किया जाता है तो उसको पार्लियामेंट से पास करवाने के लिए 3 months का टाइम होता है. ट्रू फॉल्स? फॉल्स. 1 month. ये तो 1 month होता है ना. Okay, so this is 1 month. Now please continue with this chapter.
प्रेसिडेंट रूल जो है उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए स्पेशल? सिंपल। हाँ करेक्ट। और फाइनेंशियल इमरजेंसी? सिंपल। हाँ करेक्ट। अच्छा, अगर एक सिचुएशन है कि अगर हमने कोई लॉ बनाया, प्रेसिडेंट ने कोई लॉ बनाया इमरजेंसी के टाइम पे, तो वो कितने टाइम तक वैलिड होगा? और अगर प्रेसिडेंट रूल के अंदर बना है तो वो कितने टाइम तक वैलिड होगा? अप्रूव ना करे तो वो 6 मंथ में डिसॉल्व हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाएगा ऑर्डिनेंस। Subject to the approval of parliament, na, there are limitations. नेशनल इमरजेंसी में वो 6 मंथ्स कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल में देयर इज नो कंपल्शन, वो जब तक चल सकते हैं, जब तक लाइक देयर इज लाइफ वो चलेगा, बट जब वो खत्म करना होगा तो खत्म कर देंगे, बट नेशनल इमरजेंसी में 6 मंथ। हाँ करेक्ट। अच्छा, और अगर हमें जो नेशनल इमरजेंसी है उसका मैक्सिमम पीरियड क्या है और प्रेसिडेंट रूल का मैक्सिमम पीरियड क्या है एक्सटेंशन का? और Hmm. shit. Can you repeat the question? नेशनल इमरजेंसी उसका इंडेफिनिट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होता है उसका 3 इयर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल होता है उसका एज सच मेंशन नहीं है। हाँ करेक्ट। हाँ, नेशनल इमरजेंसी इनडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं हम। प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 इयर्स। प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे कौन कौन से फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं? नो फंडामेंटल राइट्स सारे ही रहते हैं, नो नन। हाँ करेक्ट, नो इफेक्ट। दिस इज बिकॉज, इसका रीजन भी बता दो आप। हेलो, हाँ हाँ बोलो ना, बोलो। हाँ क्या बोला सर आपने? मैं बोल रहा था कि सर वो भी बता। क्या समझ, सॉरी। क्वेश्चन वाज कि why there is no suspension of fundamental rights during president rule. क्योंकि प्रेसिडेंट रूल जो है वो एक स्टेट पे होता है ना, और वो इससे कोई रिलेशन नहीं, मतलब वो 2 टाइप से हम लगा सकते हैं, या तो स्टेट मशीनरी खराब हो गई है, और या फिर गवर्नमेंट ने ऐसा कहा, मतलब वो उनका हाँ बेसिस है ना, बेसिस ऑफ जो नेशनल इमरजेंसी वो डिफाइन, तो बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट रूल जो है वो एक तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, या फिर दूसरा है कि वहाँ लेजिस्लेचर जो है गवर्नमेंट के देव योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। All right, am I now audible? Yes. Yes. So I was talking about the basis of the president's rule and national emergency. So there's stark difference between them. And during the president's rule, there is the reason is due to lack of formation of the government or the working of the government. But during national emergency, we have only defined reasons. Thereby, there is no suspension of the fundamental rights in this in the president rule. Okay, so there is one question. In case of the financial emergency, the president can reduce the
emoluments of all, excluding the judges of High Court and Supreme Court. This is false. Their emoluments can also be reduced. Correct. Okay, so they can reduce the emoluments of the Supreme Court and High Court judges as well. Yes. Also, with respect to the financial emergency, Batana, this is true or false. So, financial emergency can be applied for a period, indefinite period. True or false? True. True. Yes. Correct. And another statement: if the president does not revoke financial emergency, then it remains proclaimed for nonetheless. True or false? क्योंकि I think पार्लियामेंट ही true. रिवोक कर सकता है, प्रेसिडेंट ही रिवोक कर सकता है इसे। हाँ, तो अगर एक बार लगा दी और हटाई नहीं तो इट वुड रिमेन फॉर इंडेफिनिट पीरियड। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी में जब प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएगा तो दैट कैन बी जुडिशियली रिव्यूड और नॉट। Yes. I was asking the same question. So there is judicial review on all three types of the emergency. In fact, in India, everything is under judicial review. Yes, except the judiciary itself. Yeah, correct. उसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आ सकता है। हाँ, ये तो होता ही है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? एग्जैक्टली मेंशन है, वो डिराइव किया गया है वेरियस हाँ जी करेक्ट। एक्सप्लिसिट टर्म नहीं है, बट आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये हो जाता है। 13, 32, 226 ये सब आ जाएंगे। आर्टिकल जो 352 है हमारा, उसमें जो कैबिनेट की एडवाइस पे लगा सकते हैं ना इमरजेंसी, तो उस कैबिनेट का मतलब क्या है? कौन कौन इंक्लूड होगा उस कैबिनेट में? तो ये लूज टर्म है, ये डिफाइंड नहीं है, बट स्टिल द कैबिनेट कमिटी जो होती है, जो 6 या 7 बनाती है, तो उनके मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के मेंबर्स। हाँ सर, जो आर्टिकल 352 है ना, वो डिफाइन करता है कैबिनेट को एज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक। तो ये चीज याद रखना। ये लक्ष्मीकांत में है, वो पीछे जो नोट्स एंड रेफरेंसेस नहीं होते उसमें। हाँ, तो वो जो अदर रेफरेंसेस का बोल रहा है ना, उसमें यही लॉ रूल्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रूल्स बना रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग है कि जो 6 या 7 कम्युनिटी बनी है जो डिसॉल्व होते रहती है, तो उसमें जो मेंबर्स होंगे दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द कैबिनेट। All right. So suppose there is an imposition of the president rule in a certain place. Now, what would be the consequences of the imposition of the president rule in that? सबसे पहले तो लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट वुड बी सस्पेंडेड एंड द पार्लियामेंट वुड टेक ओवर अपॉन द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। दूसरे पॉइंट्स आप लोग बताओ। Okay, yeah. तो जो स्टेट वाला काम होगा that will be taken by the parliament. If I say कि सुप्रीम और जो हाई कोर्ट का काम होगा, मतलब हाई कोर्ट का जो काम होगा that would be taken over by the Supreme Court. So the statement is सही की गलत? स्टेट कोर्ट हैज नो इफेक्ट। कोर्ट का तो अगर बाकी इमरजेंसी में भी नहीं होगा, मतलब
352 वगैरह, इसमें तो दूर की बात है। क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो जुडिशियल फंक्शनिंग एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग चलती है। So in that case, there would be no impact on the High Court. बस executive वाला काम and legislature वाला जो काम है उसका delegation हो जाएगा towards the central authorities, whereas SC and SC would remain intact. During president's rule, the executive of the state is suspended or dissolved. Can be both, sir. Can be suspended, can be dissolved. They work as a caretaker government, and the executives, the power is delegated by the president to them. The Council of Ministers of the state is dissolved, I think, and the state legislature is suspended. Yes, and they work as a caretaker government. Can you repeat the point? The executive of the state is dissolved, and the assembly of the state is suspended, and the governor takes charge as an executive functionary under guidance of the union government of India. Okay. हाँ, ऐसा ही होगा। अच्छा, there is no provision of judicial review of any type of president rule under Article 356. True or false? False, no? कब हुआ है? कोई केस बता सकता है मुझे रिसेंट पास्ट का? उत्तराखंड केस 2016. हाँ, दे एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट या पता नहीं हाई कोर्ट में कहाँ में चैलेंज हुआ था, उन्होंने रीइंस्टेट कर दिया दोबारा कि और जो अरुणाचल प्रदेश में था ना केस। हाँ सर, वहां पे भी हुआ था। उत्तराखंड का क्लासिक एग्जांपल है जहाँ पे पहली बार ऐसा ये इंटरफेयर किया इन्होंने, और जो गवर्नमेंट हटाई थी ना, जहाँ प्रेसिडेंट लगाया तो वहाँ पे रीइंस्टेट कर दिया। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगी है, कब लगी है? दो बार, 3 बार लगी है। हाँ। 3 बार ही लगी है, 1962, 1971 एंड 1975 है, ये 3 बार। हाँ हाँ, करेक्ट। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का बता दो कितनी बार लगी है और कब लगी है? नहीं लगी। No, कभी नहीं। never. कौन सा आर्टिकल है इसका फाइनेंशियल वाले का? हाँ, करेक्ट। तो हम फॉर्चुनेट थे, हमारे यहाँ कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है, नॉट इवन इन कोविड। हाँ सर, आप क्या पूछ रहे थे? मैं आर्टिकल पूछ रहा था, कौन से आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी? 360। हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ओनली फॉर अ 6 month. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्या टाइमिंग है? मतलब False. कोई टाइमिंग नहीं है। No timing is mentioned. Unless and until revoked, it would remain financial emergency. Indefinite time, they mentioned the word indefinite, so you can think of that. अच्छा, स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा अगर हम कल को फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दें तो सेंटर स्टेट के रिलेशन में स्पेशली? यूनिटरी फीचर हो जाता है पूरा। So legislative financial powers of the state would move on back to the union, and the bills passed by the legislature would be reserved for the president's approval. Further, the emoluments and the salaries of majorly all servants could be reduced, and the yes, and even the judiciary also उनके भी कम कर सकते हैं। हाँ, मतलब यही ऐसी कंडीशन है जैसे जुडिशियल इज अंडर द पंप, बाकी दो इमरजेंसी में इतना इम्पैक्ट नहीं होता, यहाँ पे उनका सैलरी वैलरी का हम लोग कर सकते हैं थोड़ा। अब एक दो स्टेटमेंट है, जुडिशरी की बात बहुत बार हो गई, तो अब बताना कि दी सैलरीज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस आर पेड बाय
सेंटर और दी स्टेट, कौन पे करता है? सॉरी, एक एक करके बोल दो। सैलरी स्टेट करता है, पेंशन यूनियन करता है। The salary and the emoluments जो हाई कोर्ट के होते हैं, they are paid by the consolidated fund of state, whereas जो पेंशन होता है वो CFI पे होता है, सेंटर का सब कुछ CFI पे ही चार्ज। हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट पता है। पेंशन याद रखना कौन देता है। ठीक, एक पार्लियामेंट का ये टॉपिक है यहाँ पे, तो हेलो, तो इस बताना कि इज देयर अ जेल इन द पार्लियामेंट आल्सो, ट्रू और फॉल्स? मेरी आवाज आ रही है ना? क्या एक एक बार बार रिपीट फिर से कर? रिपीट करें। हाँ, तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वाला क्वेश्चन है कि इज देयर अ जेल इन द पार्लियामेंट कैंपस, ट्रू और फॉल्स? बहुत सा क्वेश्चन है, एब्सर्ड सा क्वेश्चन है, पर हो सकता है। नो yes, आइडिया। हाँ, तो बहुत एब्सर्ड है, पर याद रखना है देयर इज अ जेल कन्फाइनमेंट इन द पार्लियामेंट कैंपस आल्सो। तो पर्पस क्या है इसका, ये क्वेश्चन है मेरा कि व्हाई इज अ जेल देयर। मतलब कोई बाहर से कोई इन ट्रेडर घुस जाए तो उसको पकड़ के वहां डालने, कुछ ऐसा है क्या? नहीं नहीं, उसके लिए पुलिस स्टेशन है अलग पार्लियामेंट्री कैंपस प्रिविलेजेस का। का चक्कर होता है ना, प्रिविलेजेस अगर वायलेट हो रहे तो किसी को तो मतलब हाँ, पार्लियामेंट या आप लोकसभा पहुंच राज्यसभा रहे को हो, पनिशमेंट दे पॉइंट सकती तक है। पहुंच रहे हो, सही पॉइंट जैसे पे जा रहे हो, पर एकदम हाँ इंदिरा हाँ गांधी एकदम को सही पॉइंट पे जा रहे हो, पर बेसिक पॉइंट जो है वो अलग है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। जैसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, वैसा कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर भी होता है। तो फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर ना, देयर इज अ जेल इन द पार्लियामेंट कैंपस ऑल्सो। एक अब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग भी बन रही है, और 21 में क्वेश्चन भी आया था नया बिल्डिंग से रिलेटेड। तो अब ये बताना कि हु इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टेट्स, ई स्टेट्स? सेक्रेटरी तो लोकसभा। नो, नो। एनीवन एल्स? प्रेसिडेंट, नो। पीएम, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। नो नो, नॉट ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर। स्पीकर। Yes, the Lok Sabha speaker is the head of the state, ESTs, parliamentary states। उसमें दोनों आ जाते हैं, राज्यसभा भी आ जाते हैं, लोकसभा भी आ जाता है। एक बताना कि 64 योगिनी टेम्पल, ये किस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? पार्लियामेंट वाला। वही बिल्डिंग बना रहे उसी बेसिस पे है ना वो पार्लियामेंट की। हाँ, अभी की एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को उस पे अडॉप्टेड है। Any PYQs from emergency, parliamentary and federal chapter, if anyone have access to PYQ bank? PYQ तो याद नहीं है, पर एंटी डिफेक्शन लॉ ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था? 52 CA 1985। हाँ, करेक्ट। इसी में जो डिसाइडिंग अथॉरिटी, ये कौन होता है ऑन डिफेक्शंस? Speaker। हाँ, और कि इसका जो जजमेंट होता है, ये क्या जुडिशियल रिव्यू के लिए आता है या फिर नहीं है?
आता है क्या? JR is there, but स्पीकर का जो डिसीजन रहता है वो फाइनल है। तो हाँ, वैसे आप सही बता रहे हैं कि यस, जुडिशियल रिव्यू इज देयर। एक केस था कियोतो होलोहन, ये किससे रिलेटेड था? ये मेंस में पूछ चुके हैं यूपीएससी। ये स्पीकर से लिंक है ना, ट्रिब्यूनल एज ए ट्रिब्यूनल काम करता, कुछ ऐसा है ना इसका? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इसी केस में बताया था उन्होंने, जुडिशियल रिव्यू स्पीकर के उस पर होता है या नहीं होता है। ठीक है। व्हाट इज कट मोशन? कोई पॉलिसी वगैरह का बजट काटना हो तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आता है ना, जो ग्रांट हाँ वगैरह होती है। हाँ, बजट के दौरान आता है ये, सही बता रहे हो आप। व्हाट इज डिमांड फॉर ग्रांट्स? डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये बजट से रिलेटेड है, आप ट्राई करो। बजटरी अप्रूवल के लिए जो पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है बजट एक्सपेंडिचर करने के लिए, उसे डिमांड ऑफ ग्रांट्स कहते हैं। हाँ सर, करेक्ट करेक्ट। एक क्वेश्चन और है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के ऊपर क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एक लीव ऑफ द हाउस, ये क्या होता है? Immediate start of the proceeding of the parliament and shift to another topic that is of importance. परमिशन होती है एक तरीके से। हाँ, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में अगर कुछ भी चीज़ किसी भी पर्सन को प्रेजेंट करना होता है तो वो पहले हाउस से पूछता है कि सर मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं, तो उसके लिए देयर इज टेक्निकल टर्म कॉल्ड लीव ऑफ द हाउस। एक और है पार्लियामेंट्री से रिलेटेड। हाँ, एक बस मैं पूछ लेता हूँ फिर आप पूछ लेना। तो सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ये रूल्स हाँ में हाँ मेंशन है, रूल्स ऑफ लोकसभा। हाँ हाँ, करेक्ट। ये हाउस के रूल्स ऑफ द हाउस, जो दोनों रिस्पेक्टिव हाउस है उनके उसमें मेंशन्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है सर, आप पूछो क्या पूछ रहे ये PYQ है एक, in the context of India, which of the following principles implied institutionally in the parliamentary government? तो 3 स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बताना। Members of the cabinet are members of the parliament. ट्रू है, ये तो ट्रू है। विद इन 6 मंथ्स। हाँ, ट्रू है। और ministers hold the office till they enjoy the confidence in the parliament. हाँ, ये भी ट्रू है। हाँ, ये भी ट्रू है। और थर्ड है कैबिनेट इज हेडेड पर बाय द इस हेड वाले ऑफ में द लोकसभा होगा ना, पार्लियामेंट नहीं होगा। लोकसभा। सर इन जनरल पार्लियामेंट है, इन पर्टिकुलर लोकसभा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा मेंशन है डायरेक्ट, आर्टिकल जो 75 है उसमें, बट हम जनरली पार्लियामेंट बोल देते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर इट्स लोकसभा। हाँ, करेक्ट सर। जैसे वो है ना कि कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट बट पर्टिकुलरली टू द लोकसभा, वो उसमें भी ऐसे लिखा है। वन मोर थिंग, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, है ना, लेकिन इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक। तो अगर आपने मिनिस्टर्स पूछा है तो मिनिस्टर्स पे तो फिर हाँ ठीक है, लोकसभा ही होगा, ये पार्लियामेंट इन जनरल। लेकिन इंडिविजुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्टर्स मतलब क्या मतलब है वहां पे, वो डिपेंड करता
हाँ, थर्ड स्टेटमेंट बोलो जोकर। हाँ, थर्ड स्टेटमेंट है कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। फॉल्स। हेड ऑफ गवर्नमेंट हुआ ना। हाँ, बाय ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। हाँ, करेक्ट। एक और है इसमें बताना है मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो 4 स्टेटमेंट है। द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। सेकंड है इट प्रोवाइड continuity of policy and is more efficient. थर्ड है द एग्जीक्यूटिव remains responsible to the legislature. और फोर्थ है द head of the government cannot be changed without election. Executive Statement remains सही है, responsible to the legislature. रिस्पॉन्सिबल वाली। हाँ, करेक्ट। अच्छा, जो ये वाला स्टेटमेंट है द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, ये क्या है? प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, दे आर करेक्ट। रिस्पॉन्सिबल टू हाँ, और ये वाला जो स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, ये Essential form of ये government. प्रेसिडेंट ही है। हाँ, करेक्ट। और जो ये लास्ट स्टेटमेंट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन। हाँ, ये तो ट्रू है। कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा यहाँ पे, अगर मतलब ऐसे सोचेंगे तो। हाँ, ये ये दोनों फॉल्स इसलिए है क्योंकि इलेक्शन के बिना भी उसे चेंज कर सकते हैं। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के फिर चेंज कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। हाँ, तो ये लास्ट वाला भी फिर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ का हो गया ना, एग्जाम देखा जाए तो। सही बोल रहे हो आप। हाँ, करेक्ट। हाँ जी सर। और भी कोई टॉपिक्स हो तो अंकम्प्लिश मैम